नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ARO GS मॉक टेस्ट 68, जिसमें कि 35 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए होंगे। ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स की दे दूं, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर ARO के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स PDF के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी, जहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कराया जाएगा, जहाँ पर अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं फैकल्टी के साथ। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से खरीद भी सकते हैं। घर बैठे ऑर्डर करने के लिए आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन का यूज़ कर सकते हैं। अगर इस पुस्तक से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। परीक्षा की दृष्टि से ये समान हिंदी की बहुत ही अच्छी पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन ज़रूर करिए आप लोग। चलिए आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न इस पूरे टेस्ट सीरीज में हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं, तो किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनें। आपको ट्रू स्टेटमेंट सुनना है। ग्यूटेनबर्ग असमता निचले मेंटल व बाह्य कोर के बीच पाई जाती है। ग्यूटेनबर्ग इनकम्पैटिबिलिटी या डिसकंटिन्यूटी करिए, इसको इनकम्पैटिबिलिटी की जगह डिसकंटिन्यूटी करिए। डिसकंटिन्यूटी इज फाउंड बिटवीन द लोअर मेंटल एंड द आउटर कोर। दूसरा आपको दिया गया लेमन असमता ऊपरी मेंटल व निचले मेंटल के बीच पाई जाती है। तो यहाँ पर लेमन डिसकंटिन्यूटी इज फाउंड बिटवीन द अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल। और यहाँ पर आपसे ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, तो ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे खाली ए होगा। ठीक है, केवल जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका है वो आपका सही है। जब हम ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं तो ये आपका लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में प्रेजेंट होता है। जब लेमन डिसकंटिन्यूटी की हम बात करते हैं तो लेमन डिसकंटिन्यूटी जो है वो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में एग्जिट करती है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, इनर कोर के बीच में। अपर मेंटल और लोअर मेंटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सी आपकी डिसकंटिन्यूटी रहती है, वो आपकी है रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी। क्लास इसी तरीके का एक प्रश्न हम लोग ने इसके पहले वाले टेस्ट में भी डिस्कस किया था। यहाँ पर मैंने इस फिगर के थ्रू आपको ये चीज बताई थी और मैंने बताया था पेपर में इस तरीके का प्रश्न बना है। यहाँ पर जो सबसे इनर जो होता है ये कोर होता है, और कोर में इनर कोर होता है और आउटर कोर होता है। कोर के बाद मेंटल होता है, मेंटल में भी आपका अपर मेंटल और लोअर मेंटल, और सबसे ऊपरी परत जो अर्थ की होती है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। मैंने लास्ट टेस्ट में आपको बताया था, आप एक दो बार इस कोड को याद रखेंगे, CMRGL, तो आपको कभी नहीं भूलेगा। आपको बस ये पता होना चाहिए कोर सबसे अंदर होता है, फिर मेंटल होता है और सबसे ऊपर आपका क्रस्ट होता है। तो अब हम अगर सी की बात करेंगे, कोनरॉड डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे, तो ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मध्य में पाई जाती है। जब हम मोरोविक डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे तो ये लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में पाई जाती है। फिर रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में पाई जाती है। ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो ये लोअर मेंटल आउटर कोर, और लेमन डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो ये आउटर कोर और इनर कोर के बीच में पाई जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए अगर अभी तक आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। इस तरीके का हमने दो प्रश्न डिस्कस कर लिया है, मतलब इस टॉपिक को हमने दो बार रिवाइज कर लिया है, तो पेपर में बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए ये टॉपिक अगर पूछा जाए।
चलिए दूसरे प्रश्न को अब हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप पोलिनेशिया द्वीप समूह के अंतर्गत नहीं आता है। पोलिनेशिया आइलैंड की बात की गई है और पूछा गया इसमें से कौन सा द्वीप नहीं आता है। कुक आइलैंड, सोसाइटी आइलैंड, आइलैंड ऑफ समोआ और फिजी आइलैंड। तो यहाँ पर आपका फिजी आइलैंड जो है वो इसका पार्ट नहीं है। फिजी आइलैंड किसका पार्ट है, मेलेनेशिया का पार्ट है। किसका पार्ट है, मेलेनेशिया का पार्ट है। याद रखिएगा क्लास, इस तरीके का प्रश्न पेपर में बनता है। अब इसको हम फिगर के माध्यम से देखेंगे। ये देखिए, ये आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, इधर साउथ पैसिफिक ओशन है। तो आपको समझ में आ रहा है, ये पैसिफिक रीजन की हम बात करें, ये जो पूरा रीजन होगा ये कौन सा रीजन होगा, ये पैसिफिक रीजन होगा। इधर आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। अब वर्ल्ड मैप अगर आप देखेंगे, वर्ल्ड मैप कुछ इस तरीके से अगर है तो इधर के रीजन, ये आपका ऑस्ट्रेलिया इधर रहता है नीचे की तरफ, ठीक है, कैप्रिकॉर्न इधर ऊपर से इसके गुजर रही रहती है। तो इधर ही का पोर्शन अब हम जूम करके देख रहे हैं, ये पोलिनेशिया है। देखिए पोलिनेशिया, पोलिनेशिया दिख रहा है। पोलिनेशिया में आप देखिए किरिबती पूछा गया पेपर में है। किरिबती याद रखिएगा किसका पार्ट है, पोलिनेशिया का पार्ट है। समोआ किसका पार्ट है, पोलिनेशिया का पार्ट है। सब पूछा गया है। टोंगा किसका पार्ट है, पोलिनेशिया का पार्ट है। कुक आइलैंड किसका पार्ट है, पोलिनेशिया का पार्ट है। फ्रेंच पोलिनेशिया, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया है ये तो पेपर में पूछा ही गया है। किरिबती, ठीक है, किरिबती, समोआ, कुक आइलैंड, टोंगा, ठीक है, फ्रेंच पोलिनेशिया और इधर हवाई। और यहीं पर आपका एक और ऑप्शन दिया रहता है, यहाँ पर एक और आइलैंड है जो कि इसमें बना नहीं है, वो है आपका सोसाइटी आइलैंड। सोसाइटी आइलैंड इधर ही है, ठीक है। तो याद रखिएगा सोसाइटी आइलैंड भी किसका पार्ट है, पोलिनेशिया का पार्ट है। क्लास दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब इन टॉपिक से पेपर में प्रश्न बन रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, या फिर आप जहां भी पढ़ते हैं इस तरीके का फिगर ड्रॉ करके आप वहां पे रख लीजिए कि पोलिनेशिया में क्या क्या आता है। किरिबती आता है, समोआ आता है, टोंगा आता है, कुक आइलैंड आता है, ठीक है, फिर आपका सोसाइटी आइलैंड आता है, टुवालू आता है। तो ये सब याद रखिएगा। अब ये देखिए मेलानेशिया, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जो फिजी है वो किस में आता है, वो मेलानेशिया में आता है। तो ये मेलानेशिया। अगर आपसे पपुआ न्यू गिनी के बारे में पूछेगा तो ये किसका पार्ट है, मेलानेशिया का पार्ट है। सोलोमन आइलैंड कहाँ किसका पार्ट है, मेलानेशिया का पार्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पेपर में पूछा गया है ये सब, ठीक है। वानुआतुआ की बात करें हम तो ये भी किसका पार्ट है, मेलानेशिया का पार्ट है। तो जो मैंने गोल किया है, सर्कल किया है, उसको तो आपको याद रखना है। यहाँ पे माइक्रोनेशिया है, ठीक है, ऊपर माइक्रोनेशिया है, याद रखिएगा। इतनी चीजें पेपर में पूछी गई है। चलिए तीसरे प्रश्न को अब हम देखते हैं, थर्ड प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अब उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप की बात की गई है तो अब आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि अगर ये अफ्रीका का मैप है इस तरीके से कुछ, देखिए यहाँ पे थोड़ा ये मोटा होना चाहिए, मेरी आर्ट उतनी अच्छी नहीं बन रही है, रुकिए अभी मैं फिगर के थ्रू आपको दिखाऊंगी। तो उत्तरी अफ्रीका की बात हो रही है तो नॉर्थ अफ्रीका की बात हो रही है। तो इसमें कौन सा नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट है, तो इसमें आपका जो ट्यूनीशिया है वो आपका नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ट्यूनीशिया। तो यहाँ पर देख लीजिए आप एक बार क्लास। अच्छा यहाँ पर ना देखिए हिंदी में दूसरा लिखा है, या तो इंग्लिश कर लीजिए या तो हिंदी कर लीजिए। यहाँ पे भी आप ट्यूनीशिया कर लीजिए, ठीक है, एक ही ऑप्शन कर लीजिए। जब मैंने इंग्लिश से उत्तर बताया है तो आप बी मार्क करिए, यहाँ पे ट्यूनीशिया कर लीजिए। अब हम इसको फिगर के थ्रू देखते हैं। ये देखिए ये आपको अफ्रीका दिख रहा है, ये देखिए ये नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट है, ये नॉर्थ अफ्रीका है, ठीक है। इधर वेस्टर्न अफ्रीका, मिडिल अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका और सदर्न अफ्रीका। इतनी चीजें तो आपको क्लियर है। एक चीज और आप याद रखिएगा, जो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है उससे इक्वेटर भी पास होता है, ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता है। ये पॉइंट अपने दिमाग में आप रखिएगा। अब देखिए नॉर्थ अफ्रीका में आपका कौन कौन सी कंट्रीज आ रही, मोरक्को आ रही है, ठीक है, अल्जीरिया आ रही है, लीबिया आ रही है, इधर ट्यूनीशिया है जो कि आपसे पूछा गया है। यहाँ पर ऊपर की तरफ ये छोटा सा हिस्सा जो है वो ट्यूनीशिया का है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर इधर इजिप्ट आपको दिख रहा है, फिर इधर सूडान दिख रहा है। अब देखिए यहाँ से पार्ट और इधर वेस्टर्न सहारा, ये कुछ इस तरीके से लाइन, जो इतनी लाइन आपकी बनती है ये वाली, ये आपका किस में आता है, ये नॉर्थ अफ्रीका में आता है। तो कौन कौन सा एक बार रिवाइज कर लीजिए, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, ठीक है, लीबिया, इजिप्ट और
फिर इधर आपका सूडान, ये इधर लाइन, ये सूडान भी इसमें आता है, सूडान भी याद रखिएगा, ठीक है, इसको नहीं, ऐसे सूडान। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फोर्थ में क्या है, पंजाब हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुने। असत्य कथन आपको चुनना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चुनना है क्लास, फॉल्स स्टेटमेंट। इसे कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है, लिखा गया है। और दूसरा आपको दिया गया, नंदा देवी पर्वत चोटी इसी हिमालय श्रेणी में स्थित है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम हिमालय को प्रादेशिक आधार पर बांटे तो हम इसको 4 भागों में बांटते हैं। 4 भागों में किस तरीके से बांटते हैं अभी हम फिगर में आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर हम इसको पंजाब में बांटते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको बांटते हैं कुमायूं हिल्स में, इधर मैं लिखती हूँ, पंजाब हिमालय में बांटते हैं हम लोग, फिर कुमायूं में बांटते हैं, नेपाल में, और असम हिमालय में बांटते हैं। तो इसको अभी हम डिस्कस करते हैं किस बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, जो पंजाब हिमालय है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो है आपका, ये एकदम सही स्टेटमेंट है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। इसको क्यों कश्मीर हिमालय कहते हैं ये मैं बता दूं, पंजाब हिमालय का जो सर्वाधिक विस्तार है, जो सबसे ज्यादा इसका एक्सटेंशन है, वो कश्मीर में है, इसी वजह से इसे कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। लेकिन नंदा देवी माउंटेन पीक जो है वो हिमालयन रेंज में, वो पंजाब हिमालयन रेंज में है, ये पूछा गया पंजाब हिमालयन रेंज में नहीं। नंदा देवी की अगर हम बात करें, जो नंदा देवी पर्वत चोटी है वो कुमायूं हिमालय में है, ठीक है, ना कि पंजाब हिमालय में है। तो यहाँ पर आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया था, इस वजह से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि फॉल्स पूछा गया है, ट्रू नहीं पूछा गया। अब क्लास इसको हम लोग ढंग से देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन। यहाँ पर आप रिवर देखिए, ये क्या है आपको दिख रहा है, इंडस रिवर, इंडस रिवर दिख रहा है, ठीक है। फिर इधर सतलज दिख रहा है, सिंधु रिवर दिख रहा है, सतलज रिवर दिख रहा है। सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय की श्रेणियां हैं उसको हम पंजाब हिमालयन रेंज में रखते हैं, ये पंजाब हिमालयन रेंज है, ठीक है। और मैंने आपको बताया, ये अगर आप इंडिया के मैप में देखेंगे तो कश्मीर का जो एक्सटेंशन है वो यहीं पर है आपका, जम्मू कश्मीर का, इसी वजह से इसको कश्मीरी हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आएंगे कुमायूं हिमालय में। तो यहाँ पे सतलज से आपको इधर काली दिख रहा है, काली, तो इधर का जो पूरा एक्सटेंशन है इसको हम क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय, ठीक है। फिर काली से तिस्ता अगर आप देखेंगे तो ये नेपाल हिमालय, और फिर तिस्ता से इधर ब्रह्मपुत्र की तरफ जाएंगी तो असम हिमालय, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो याद रखिएगा क्लास, ये क्या है, पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम। और आपको रिवर्स भी याद रखनी है, सबसे पहले सिंधु नदी है, इंडस रिवर है, फिर सतलज रिवर है, फिर आपको काली रिवर याद रखना है, तिस्ता याद रखना है, और इधर ब्रह्मपुत्र याद रखना है। अब यहाँ पर क्लास आप देखिए, यहाँ पर नंदा देवी है, दिख रहा है आपको, ये नंदा देवी है। और हमने आपको बताया है ये आपका कुमायूं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सतलज रिवर से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो इधर कहीं से सतलज रिवर से आपका है, तो इधर का जो पोर्शन है उसको हम पंजाब हिमालय कहते हैं, और जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन है वो पंजाब हिमालय का पार्ट है। नंदा देवी पर्वत श्रेणी जो है वो कुमायूं हिमालय श्रेणी में आती है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ये भी दिखा दिया, मैप भी दिखा दिया इंडिया का। अब क्लास एक चीज और याद रखिएगा, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में पूछे आपसे, अगर आपसे वर्ल्ड में पूछेगा कि वर्ल्ड में हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आप सभी को पता है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। लेकिन माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं आता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। अगर भारत में सबसे हाईएस्ट पीक पूछे तो आप क्या बताएंगे, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, जिसको कि K2 भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए K2 है, दिख रहा है। तो सबसे हाईएस्ट पीक अगर ऊंचाई में पूछे तो गॉडविन ऑस्टिन, जिसको कि हम क्या कहते हैं, K2 भी कहते हैं। उसके बाद कंचनजंगा, फिर नंगा पर्वत, ठीक है। फिर उसके बाद आप याद रखेंगे, बस इतना 3 आप याद रखिए, अगर पूछेगा तो इसी 3 में पूछेगा बस। और लोकेशन जो मैंने आपको बताई है वो आप याद रखिएगा क्लास। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के आधार पर कम से अधिक की ओर व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ टुवर्ड अरेंज द फॉलोइंग रिवर ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ टुवर्ड्स द मैक्सिमम। यहाँ पे मतलब आपको मैक्सिमम
से मिनिमम की तरफ बढ़ना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें सबसे ज़्यादा रामगंगा की लंबाई, रामगंगा की, अब पेपर में आपसे पूछ सकता है कि रामगंगा कहाँ से निकलती है, तो आप याद रखिएगा रामगंगा नैनीताल के पास से निकलती है, कन्नौज में गंगा नदी में ये विलीन हो जाती है। याद रखिएगा पेपर में एक बार पूछा था कि रामगंगा जो है वो कहाँ पर गंगा नदी में विलीन हो जाती है, तो उत्तर था कन्नौज। ये यूपी स्पेशल का प्रश्न है, इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है। कन्नौज में गंगा नदी में विलीन हो जाती है रामगंगा, ठीक है, और उसकी कुल लंबाई आपकी 700 किलोमीटर के अप्रॉक्स है, याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद जो आती है सबसे पहले हमने देख लिया चार यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है। इसके बाद हम बात करेंगे पेन्नार की। पेन्नार रिवर की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है ये कर्नाटक में फ्लो करती है, ठीक है, और कर्नाटक में एक नंदी दुर्ग पहाड़ी है, वहां से पेन्नार नदी निकलती है। याद रखिएगा कहां से निकलती है, नंदी दुर्ग से, नंदी दुर्ग पहाड़ी से ये निकलती है और बाद में ये कहां जाकर गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। ये चीज भी आप याद रखेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपका पेन्नार हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका आता है बेतवा। बेतवा आप सभी को पता है बेतवा कहां से आपकी ओरिजिनेट करती है, ये आपकी ओरिजिनेट करती है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से, एमपी के रायसेन जिले से ये आपकी निकलती है, रायसेन जिले से निकलती है, विंध्यशेड़ी से होते हुए निकलती है। फिर ये हमीरपुर में किससे मिल जाती है बताइए, यमुना से मिल जाती है। तो यहाँ पर आप दोनों पॉइंट याद रखेंगे, यूपी का प्रश्न है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में आपसे पूछा तो मुझे उत्तर बताइए कि रामगंगा गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है, तो आप याद रखेंगे कन्नौज में गंगा नदी में विलीन हो जाती है रामगंगा, ठीक है। और अगर बेतवा के बारे में आपसे पूछा कि जो बेतवा है वो कहाँ पर यमुना से मिल जाती है, तो हमीरपुर आप याद रखेंगे, हमीरपुर में ये यमुना नदी से मिल जाती है। इतनी दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट में आपका होगा तुंगभद्र। तुंगभद्र जो है पहले नंबर पे, तो आपका सही उत्तर जो होगा वो ए होगा। तुंगभद्र की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई 330 किलोमीटर की है, ठीक है। और ये आपका कहाँ पे, ये नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है और कृष्णा नदी में ये विलीन हो जाती है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर ए है। याद रखिएगा क्लास जो भी पॉइंट्स आपको बताया गया। यहाँ पर देखिए सबसे पहले रामगंगा, फिर पेन्नार, फिर बेतवा, फिर तुंगभद्रा, ठीक है। अगर रामगंगा की बात करें तो 700 किलोमीटर, ठीक है। फिर पेन्नार की बात करें 600 किलोमीटर, बेतवा की बात करें 840 किलोमीटर और तुंगभद्रा की बात करें तो 330 किलोमीटर। चलिए छठवें प्रश्न को हम देखते हैं। छठवें प्रश्न में आपका राज्य दिया है और ताप विद्युत संयंत्र दिए गए हैं, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश दिया गया है, फिर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो एक एक को मैच करते हुए चलते हैं। जब हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर गदरवारा जो है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ए का सेकंड हो जाएगा, ए का सेकंड एक ही ऑप्शन में दिया है, तो बी सही होना चाहिए, लेकिन हम और ऑप्शंस को भी मैच कर लेते हैं। महाराष्ट्र की बात करें हम, बल्लार शाह एकदम सही है, बी का थर्ड हो गया, ठीक है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो गौरीपुर, सी का फोर्थ हो गया। और गुजरात की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वनकबोरी, ठीक है, तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर हो गया क्लास। अब यहाँ पर हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में और कौन कौन से आपके थर्मल पावर प्लांट है। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। सतपुरा आपको पता है, संजय गांधी आपको पता है, ठीक है। विंध्याचल आपको पता है, सिंगरौली याद रखिएगा, ठीक है। सिंगरौली कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। पेपर में पूछेगा तो सिंगरौली पूछेगा, याद रखिएगा। सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है, वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और एक अभी हमने मध्य प्रदेश में कौन सा देखा आपको याद रखना है, गदवारा, सतपुरा, अमरकंटक, पेंच, ये सब कहाँ पर है, ये सब मध्य प्रदेश में है क्लास। ये याद रखिए, गदवारा, सतपुरा, अमरकंटक, पेंच मध्य प्रदेश में तापीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे तो अमरावती याद रखेंगे आप, ठीक है, चंद्रापुर याद रखेंगे और आपका सोलापुर याद रखेंगे, मौदा याद रखेंगे। ये कुछ जो है आपको याद ही रखना है क्योंकि पेपर में पूछता है। बल्लार शाह कहाँ पर है, ये भी आपका बताइए कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है।
अगला हम देखते हैं बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बरौनी थर्मल पावर स्टेशन याद रखेंगे। पतरातू पूछा गया है, ये पेपर में पूछा गया है। देखिए जब मैं क्लास में आपको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ ना, तो हम लोग कई बार पीवाईक्यूज देख चुके रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख चुके रहते हैं। तो जब हम इस तरीके के टर्म्स जो हम देखे रहते हैं वो पढ़ाते समय मुझे याद आ जाता है। इसी वजह से मैं आपको बता देती हूँ कि ये पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिएगा। बरौनी भी पूछा गया है, इसलिए इसको टिक कर लीजिए। पतरातू भी पूछा गया है, ठीक है। फिर इसके बाद कर्नाटक की बात करें तो रायचूर आप याद रखिएगा। बेल्लारी तो कर्नाटक में बहुत ही फेमस प्लेस है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप। उडुपी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो सिपत पूछा गया है क्लास, प्लीज इसको टिक लगाइए, ये सब पूछा गया है। आप याद रखिएगा सिपत थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है, पावर प्लांट कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। लारा भी आपको याद रखना है, कोरबा आप सभी को पता है, भिलाई भी आप सभी को पता है, ये मैं मान के चल रही हूँ, ठीक है। बोकारो थर्मल पावर प्लांट जो है वो आपका कहाँ पर है, वो आपका झारखंड में है, ठीक है। अब याद रखिएगा पतरातू की अगर हम बात करें तो अगर आपको झारखंड ऑप्शन दिया रहेगा तो आप झारखंड लगाएंगे, अगर बिहार दिया रहेगा तो बिहार लगाएंगे, ठीक है। उड़ीसा में हीराकुंड पूछा गया है, ठीक है। झारसुगुड़ा पूछा गया है, तालचेर भी पूछा गया है। अच्छा यहाँ पर मुझे लगता है कोलफील्ड से रिलेटेड कोलफील्ड की बात की गई थी, कोयला की बात की गई थी, तो याद रखिएगा हीराकुंड कहाँ है, उड़ीसा में है। झारसुगुड्डा कहाँ है, उड़ीसा में है। तालचेर कहाँ है, उड़ीसा में है। रामागुड्डम पूछा गया है क्लास, आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। नामरूप वेरी इंपॉर्टेंट, असम में। नामरूप कहाँ पर है, असम में, ठीक है। यहाँ पर मेतुर याद रखेंगे आप, पूछा गया चीज है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। नेवेली भी पूछा गया है, ये दोनों आपको याद रखना है कहाँ पर है, तमिलनाडु पे। जहां मैं स्टार मार्क कर रही हूँ क्लास, उनको तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पेपर में प्रश्न पूछा गया है वहां से। 1 मिनट का टाइम देती हूँ मैं आपको, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। ओबरा पावर स्टेशन, ठीक है। परीक्षा पावर स्टेशन, ठीक है। हरदुआगंज पावर स्टेशन, जवाहर विद्युत पावर स्टेशन और अनपारा पावर स्टेशन, ये सब कहाँ पर है, ये सब उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये देखिए मैंने एकदम साइड से आपके लिए इसको किया है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ठीक है। तो ओबरा, परीक्षा, हरदुआगंज, जवाहरपुर और अनपारा पावर स्टेशन, इसका भी आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास, क्योंकि यहां से भी पेपर में प्रश्न बन सकता है जब यूपी स्पेशल का प्रश्न पूछेगा। जब यूपी स्पेशल से प्रश्न पूछेगा तब यहां से आपका प्रश्न बन सकता है। अच्छा ओबरा आपका कहां पर है, सोनभद्र में है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे परीक्षा पावर स्टेशन पूछे तो ये कहां पर है बताइए, झांसी में है। कहां पर है, झांसी में है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ने ले लिया होगा। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, 7वां प्रश्न देखिए। अनपारा आपका कहां पर है, ये भी आपका सोनभद्र में ही है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 7वां प्रश्न क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुने। यहाँ पे क्या बोला गया है, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है आपको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग, चूज इनकरेक्ट या फिर फॉल्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। यह विचारधारा हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रधान देश है। तो मैं आपको बता दूं क्लास, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, डी होगा, क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है और दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। जब भी हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो यहाँ पर आप पूंजीवादी की बात करें ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कैपिटल जनरेशन होता है, मतलब जो भी इकोनॉमी किसके कंट्रोल में होती है, प्राइवेट लोगों के कंट्रोल में होती है ना। आपको समझ में आ रहा है जो मैं बताना चाहिए, जहां उत्पादन के कारण जैसे पूंजीगत सामान या प्राकृतिक संसाधन की हम बात करें या हम इंडस्ट्रीज की बात करें, ये किसके हाथ में होती है, ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होती है। ये यहाँ पे जो विचारधारा होती है वह हस्तक्षेप होती है, मतलब यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है सरकार का।
याद रखिए 1992 में जब हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात की, उसके पहले 1992 के पहले लाइसेंसिंग रूल था भारत में। लाइसेंसिंग रूल क्या था? मतलब अगर आपको कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री खोलनी है भारत में तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, सरकार का अप्रूवल लेना पड़ेगा। जब सरकार आपको अनुमति देगी कि हाँ आप ये इंडस्ट्री फैक्ट्री बना सकते हैं, तब आप उस इंडस्ट्री फैक्ट्री को खोल सकते थे, प्रोडक्शन कर सकते थे। तो लाइसेंसिंग रूल जब भी होगा तो वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होगी, वहां पे जो गवर्नमेंट है उसका बहुत ही ज्यादा इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। और इसी का ठीक उल्टा आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? लिबरलाइजेशन होता है, लिबरल रूल्स जो होते हैं वो लिबरल होते हैं, ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर बूम पे रहता है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में इकोनॉमी का ज्यादा कंट्रोल होता है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। समझ में आ रहा है ये सब चीजें? इसमें जो सरकार की भूमिका होती है वो बहुत ही कम होती है, न्यूनतम होती है। जो निजी क्षेत्र होते हैं, निजी क्षेत्र ज्यादा सेवाएं प्रदान करते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। तो यूनाइटेड स्टेट एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। अच्छा, अगर पेपर में आपसे पूछे एक बहुत इसी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से रिलेटेड एक फैक्ट मुझे याद आया, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, ये किसके द्वारा लिखी गई किताब है? बताइए, वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है? वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो एडम स्मिथ ने लिखा है, और इन्होंने ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात की थी, ठीक है। ये याद रखिएगा द वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में। तो डी आपका सही उत्तर है। 8th प्रश्न को हम देखते हैं, विनिवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुने। आपको फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है। ये याद रखिएगा हमेशा, फॉल्स दिया गया है कि सत्य दिया गया है, ट्रू स्टेटमेंट दिया गया है। विनिवेश विभाग की स्थापना दिसंबर 1999 को एक अलग विभाग के रूप में की गई थी। फिर प्रतीकात्मक विनिवेश के अंतर्गत अधिकतम 25% तक हिस्सेदारी बेची जा सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब भी हम विनिवेश की बात करेंगे, हम डिसइन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, तो डिसइन्वेस्टमेंट को एज ए सेपरेट डिपार्टमेंट आपका 1999 यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया गया है 1999 में स्टैब्लिश किया गया था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आपका सही है, 1999 में स्टैब्लिश किया गया था। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है कि जो विनिवेश है उस टोकन डिसइन्वेस्टमेंट है, उसमें 25% स्टेक की जरूरत होती है, ये आपका गलत है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे 25% नहीं, अंडर द टोकन डिसइन्वेस्टमेंट अ मैक्सिमम ऑफ 25% स्टेक कैन बी सोल्ड, नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम 40%, ये याद रखिएगा। कितना? मैक्सिमम 40%। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा क्लास? सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, इस वजह से बी हो जाएगा। 1999 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, और मैं आपको बता दूं 2016 में इसका नाम बदल दिया गया, ठीक है। अब इस डिपार्टमेंट को हम डिपाम भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। क्या? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, इसको आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। 9th प्रश्न देखिए, 9th प्रश्न क्या है? 9th प्रश्न है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित के संदर्भ में दिए गए कथनों में से असत्य कथन चुने। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात की गई है और आपसे बोला गया फॉल्स स्टेटमेंट बताइए। इट वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जून 1999। इसे भारत सरकार द्वारा जून 1999 में शुरू किया गया था। इस योजना में उन परिवारों को शामिल करने की व्यवस्था की गई जिनकी सालाना आय 25,000 रुपए से कम है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये जो आपकी प्रणाली थी, ये प्रणाली आपकी फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है, ये 1997 में आपकी स्टार्ट की गई,
ठीक है। और इस प्रणाली में उन फैमिलीज को कवर किया गया था जिनकी की एनुअल इनकम जो थी वो 25,000 नहीं 15,000 से कम की थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, इस वजह से उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आप लोगों को पता है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है। अब देखते हो आप लोग कि जो गेहूं है, जो बीपीएल फैमिली होती है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली होती है, उनको गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, चावल 3 रुपये प्रति किलो ऐसे मिलता है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ही ये मिलता है आपको। चलिए 10वें प्रश्न को हम देखते हैं। भारत में लघु वित्त बैंकों की स्थापना नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर की गई थी। मैंने आपको बताया है जब भी कमिटीज आए तो ध्यान से पढ़ा करिए क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। तो नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर लघु बैंकों की स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना की गई थी, ये बोला गया है। दूसरा बोला गया है भुगतान बैंक के विपरीत ये बैंक ऋण दे सकते हैं, ठीक है। भुगतान बैंक के विपरीत ये ऋण दे सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो आपका दिया गया है वो सही है, लेकिन ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए लघु बैंक की स्थापना जो है वो केंद्रीय बजट 2014 और 15 में की गई थी। इनकी स्थापना नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर की गई थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। इनका भी नियंत्रण और पर्यवेक्षण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही किया जाता है, ये चीज आप याद रखेंगे। लेकिन पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में डिफरेंस क्या है, जो पेमेंट बैंक है वो आपके दूसरे बैंकों की तरह काम तो करता है, लेकिन ये किसी भी तरीके का एडवांस या लोन इशू, मतलब लोन या क्रेडिट इशू नहीं कर सकता है, लोन नहीं दे सकता, इशू क्रेडिट कार्ड्स नहीं इशू कर सकता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अ पेमेंट बैंक इज लाइक एनी अदर बैंक बट ऑपरेटिंग ऑन अ स्मॉल स्केल विदाउट इन्वॉल्विंग एनी क्रेडिट रिस्क। इन सिंपल वर्ड इट कैन कैरी आउट मोस्ट बैंकिंग ऑपरेशन बट कांट एडवांस लोन, ये लोन नहीं दे सकता है और क्रेडिट कार्ड को इशू नहीं कर सकता है, ये चीज याद रखेंगे आप। समझ में आ गया क्लास, चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, 11वां प्रश्न। 11वें प्रश्न को देखिए। सूची 1 दी गई है, सूची 2 दिया गया है और यहाँ पर आपको प्राचीन नाम दिए गए हैं और इनका अर्थ दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या होगा, अभी हम देखते हैं। जब हम लंगल की बात करते हैं तो लांगल का अर्थ होता था आपका हल, ठीक है। अवध का जो अर्थ होता था अवध का वो कूप होता था। पर्जन्य मतलब बादल, बारिश। कुलाल मतलब कुंभकार, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 2 3 4 सही है, सी आपका सही उत्तर होगा। वैदिक काल में लांगल को हल कहा जाता था, अवध को कुआं या कूप कहा जाता था, पर्जन्य को बादल कहा जाता था और कुलाल कुंभकार को कहा जाता था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जुते हुए खेत को उर्वरा, यहाँ पर ये पूछा गया, ये जुते हुए खेत, जूते नहीं, जुते हुए खेत को क्या कहा जाता था, उर्वरा कहा जाता था। ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है। बैल को ब्रिक कहा जाता था, गोबर को करीश कहा जाता था, हल से बली नालियों को सीता कहा जाता था। देखिए क्लास, जो मैं टिक लगा रही हूँ वो पूछा गया है, ठीक है। जुते हुए खेत को उर्वरा कहा जाता था, याद रखेंगे आप, इसको स्टार मार्क करिए, ये पूछा गया प्रश्न है। एक बार पूछा गया प्रश्न था कि वैदिक काल में सीता का अर्थ क्या था, तो ये याद रखिएगा, वैदिक काल में हल से बनी नालियों को सीता कहा जाता था, ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है। हलवाहा को किवास कहा जाता था, अनाज नापने वाले पात्र को उर्दर कहा जाता था, चर्म धारण करने वालों को कृतिवासा कहा जाता था। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है यहाँ से और बहुत से बच्चे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो पूछा गया वो मैंने आपको बता दिया, उर्वरा पूछा गया और सीता पूछा गया है। 12वें प्रश्न को हम देखते हैं। जहांगीर की आत्मकथा को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है। तो जहांगीर की जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है, वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, तुझके जहांगीरी। अब यहां पर हम देख लेते हैं, जहांगीर की आत्मकथा का नाम तुझके जहांगीरी है। इस पुस्तक को लिखने का कार्य जहांगीर द्वारा शुरू किया गया था, बाद में इसे मोतमिद खान ने आगे बढ़ाया, फिर उसके बाद एक जहांगीर नामा मोतमिद हादी ने इसे पूरा किया, इसने जहांगीर नामा भी इसे कहा जाता है।
या 3 भागों में विभक्त है, इतना नहीं पूछेगा। हो सकता है पूछ ले, ये चीज पूछ ले, किस तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए जहांगीर नामा या फिर हम तुझके जहांगीरी की जो बात कर रहे हैं, ये 3 भागों में विभक्त है। पहले भाग में बाबर और हुमायूं के समय से संबंधित है, दूसरा भाग जो है वो उसमें अकबर के बारे में लिखा है, और तीसरे भाग में जहांगीर के बारे में लिखा है। तो इस तरीके से अगर पेपर में प्रश्न को डिफिकल्ट बनाना होगा तब पूछेगा। तो एक बार आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, कभी भूलने वाली बात नहीं है कि जो आपका तुझके जहांगीरी है उसमें बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर सभी का विवरण मिलता है। ठीक है, सभी के बारे में लिखा गया है। 13 प्रश्न को हम देखते हैं। संगम वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुने। फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है। यह विजय साम्राज्य का पहला वंश था। ठीक है, यह विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश था लिखा है। फिर उसके बाद आपका लिखा है इस वंश के शासक बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। देखिए क्लास, आप सभी को पता है जब हम बात करते हैं विजयनगर एम्पायर की, तो विजयनगर एम्पायर में जो पहला वंश था वो था संगम वंश। ठीक है, संगम वंश आपका कब तक से कब तक था? 1336 से 1484 तक था। और इस वंश का अगर संस्थापक पूछा जाए आपसे तो वो कौन था? हरिहर और बुक्का था। आप सभी को पता है हरिहर और बुक्का का नाम बुक्का प्रथम। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो लिखा है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि जो है वो किसने धारण की थी? वो बुक्का प्रथम ने धारण की थी। यहाँ पर आपका फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग संगम डायनेस्टी एंड विद रेफरेंस टू द संगम सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, इसमें आपका कोई भी गलत नहीं है। तो नीदर 1 नॉट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो डी हो जाएगा। 13 का डी आपका सही उत्तर है। देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 में हरिहर एवं बुक्का द्वारा की गई थी। इस साम्राज्य में कुल 4 वंशों ने शासन किया था, जिसमें संगम वंश जो था वो पहला था। संगम वंश ने 1336 से 1484 तक ईस्वी तक शासन किया, ये हमने डिस्कस कर लिया। इस वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम था, जिसने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और हम्पी को अपनी राजधानी बनाई। ये चीज मैंने आपको नहीं बताई थी, इसको ध्यान में रखिएगा। हम्पी को इसने अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद बुक्का प्रथम ने शासन किया। बुक्का प्रथम जो था उसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। यहाँ पर आपको आंसर ए दिया गया है, इसको सही करिएगा। डी दिया गया है, क्यों? क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट पूछा था और कोई भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और, वैदिक मग प्रवर्तका नामक ग्रंथ की रचना भी इसने की थी। ये भी चीज आप याद रखिएगा, पेपर में पूछा नहीं गया, हो सकता है पूछ लेगा भी। 14 प्रश्न को हम देखते हैं। हिंदू कॉलेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन करें। आपको फॉल्स स्टेटमेंट इसमें चुनना है। हिंदू कॉलेज वॉज स्टैब्लिश्ड इन मद्रास, या कॉलेज मद्रास में स्थापित किया गया था। तो हिंदू कॉलेज की अगर हम बात करें तो हिंदू कॉलेज आपका मद्रास में नहीं स्थापित किया गया था। हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई थी। कहाँ पे? कलकत्ता में, कोलकाता में। ठीक है, ठीक है। इट वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय अलॉन्ग विद डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये आपका सही है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था, तो खाली आपका ए हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे अगर हम व्याख्या देख लें तो राजा राम मोहन रॉय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। आप सभी को पता है ये चीज। सती प्रथा जैसे कुप्रथाओं को इन्होंने खत्म किया। राजा राम मोहन रॉय ने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया, ये भी आपको पता है। फिर ब्रह्म समाज का भी गठन इन्होंने ही किया था। हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने 1917 में कोलकाता में की थी, ये भी पता है। राजा राम मोहन रॉय, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ, ठीक है, ने मिलकर कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। यह कॉलेज आगे चलकर प्रेसिडेंसी कॉलेज भी बन गया। 15 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नेता ने भारत के वर्ष 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? किसने 1857 के रिवॉल्ट को नेशनल रिबेलियन कहा था? तो इसका सही उत्तर है आपका बेंजामिन डिज़रायल ने। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। बी आपका सही उत्तर है। क्लास, अब देखते हैं हम, अगर हम आपसे बात करें यहाँ पर कि लॉ नहीं, यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेनेशन के थ्रू देखते हैं। देखिए यहाँ पर
इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का उत्तर बी था, मैंने आपको बता दिया ये चीज। लॉरेंस और सीले के अनुसार अगर हम देखें, पेपर में हो सकता है पूछ ले किस अंग्रेज इतिहासकार ने इसे सैनिक विद्रोह कहा था 1857 के रिवॉल्ट को, तो लॉरेंस एंड सीले ने कहा था। सर सैयद अहमद खान ने भी इसे सैनिक विद्रोह कहा था। ठीक है, किस भारतीय ने इसे सैनिक विद्रोह कहा था 1857 के रिवॉल्ट को, तो सर सैयद अहमद खान ने। और अगर अंग्रेजी इतिहासकार पूछेगा तो लॉरेंस और सीले ने। ठीक है, अंग्रेज इतिहासकार टी.आर. होम्स ने इस विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच में जंग के रूप में बताया है। क्लास ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, किसने 1857 रिवॉल्ट को सभ्यता और बर्बरता के बीच में जंग के रूप में बताया है, तो वो आपके टी.आर. होम्स है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। जेम्स ऑट्रम ने इस विद्रोह को मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। ठीक है, मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी का परिणाम किसने बताया है, जेम्स ऑट्रम ने। ये सारे पॉइंट्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पेपर में प्रश्न बनता है। 16 को हम देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव का उद्देश्य भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना था। और दूसरा आपको दिया गया, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली थे। तो यहाँ पर जब भी हम अगस्त रेजोल्यूशन की बात करते हैं, अगस्त प्रपोजल की बात करते हैं, मैंने आपको बताया है कि जब अगस्त प्रपोजल और क्रिप्स मिशन का जो मेन टारगेट था वो यही था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, जो सेकेंड विश्व युद्ध चल रहा है, उसमें भारतीयों को भी शामिल कर लिया जाए। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, उस समय भारतीयों ने अंग्रेजों की सहायता की थी, अंग्रेजों के साथ लड़ाई की थी। ठीक है, लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया था कि यहाँ पर जो उस समय का वॉइसरॉय था लॉर्ड लिंथगो ने उसने कांग्रेस जैसी जो बड़ी पार्टी थी भारत में, या भारत में जो अब जो नेता थे, उनसे बिना पूछे खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि जो भारत है वो अंग्रेजों की सहायता करेगा सेकेंड विश्व युद्ध में। और इससे ये लोग बहुत गुस्सा भी हो गए थे और इन्होंने रिजाइन कर दिया था। कांग्रेस के जो मेंबर्स थे उन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया था, इसको बाइकआउट कर दिया था। पूरी ये कहानी है, अगर आप लोग मॉडर्न इंडिया पढ़े होंगे तो आपको ये सब चीज़ें पता होगी। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आपका दिया गया है वो तो बिल्कुल सही दिया गया है, लेकिन क्लेमेंट इटली नहीं थे उस समय। उस समय आपके ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, विंस्टन चर्चिल थे, ये याद रखिएगा। ये आपका गलत है, पहला आपका सही है, तो ए आपका ट्रू है, आर आपका फॉल्स है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। बस आप ये याद रखिएगा, पहले अगस्त ऑफर आया था, उसके बाद क्रिप्स मिशन आया था, क्योंकि पेपर में कभी कभी अरेंज करने को दे देता है कि पहले अगस्त ऑफर आया था कि क्रिप्स मिशन आया था। तो मैं हर बार स्टूडेंट्स को बताती हूँ, आप याद रखिएगा, अल्फाबेट में पहले ए आता है फिर सी आता है। ठीक है, तो पहले अगस्त ऑफर आया था, फिर क्रिप्स मिशन आया था। और यही क्रिप्स मिशन को कौन कहता है, क्रिप्स मिशन में भी यही कहा जाता है कि आप हमारी मदद करिए, हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे भारतीयों को। तो पोस्ट डेटेड चेक कहा गया कि क्रिप्स मिशन तो जो है वो पोस्ट डेटेड चेक है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई है। जब 1929 में लाहौर सेशन हुआ था रावी नदी के तट पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था, रावी नदी के तट पर झंडा फैलाकर क्या बोला गया था कि अब हमारी जो डिमांड है वो पूर्ण स्वराज की है। अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको स्वराज नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और उसी दिन बोला गया था कि 26 जनवरी को अब हम हर साल किस तरीके से मनाएंगे, पूर्ण स्वराज दिवस की तरह मनाएंगे। ये सारी बातें उस समय हुई थी। तो अब अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन में बार बार कहा जा रहा है कि आप हमारी मदद करिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय लोग हमारा सहायता करें। ठीक है, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो अब इसकी डिमांड तो कब की खत्म हो गई है, अब तो 1940 का समय आ गया और ये 1929 का समय था, 10 साल से ज्यादा हो गया है। चलिए 17 प्रश्न को अब हम देखते हैं। 17 प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस भाग में संसद से संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन मेंशन किया गया है रिलेटेड टू पार्लियामेंट, किस पार्ट में, तो ये आप सभी को पता है, पार्ट 5 में। ठीक है, पार्ट 5 में यूनियन की बात इसमें की गई है। तो
बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए, यहाँ पर क्लास मैंने आपको बताया है ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ईजी हैं, लेकिन जब पेपर में पूछ लिए जाते हैं तो ज़्यादातर बच्चे गलत कराते हैं, और जो इस तरीके के प्रश्नों को गलत करते हैं वही आपके प्रीलिम्स के रेस से बाहर होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस हर बार बनते हैं, बहुत आसान होते हैं, लेकिन स्टूडेंट तब भी गलत करते हैं, तो आप गलत नहीं करेंगे। पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात की गई है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप की बात की गई है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स की मौलिक अधिकारों की बात की गई है, पार्ट 4 में नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है, पार्ट 5 में यूनियन की बात की गई है, पार्ट 6 में स्टेट की बात की गई है। अब इसके बाद आप याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, पार्ट 9 याद रखेंगे आप, जिसमें पंचायत की बात की गई है। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसे ऐड किया गया था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, पार्ट किसकी बात करेंगे हम? पार्ट 9A की, तो म्युनिसिपैलिटी की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर आप मुझे बताइए म्युनिसिपैलिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, जो कि 9th B है, इनको किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू भारतीय संविधान में ऐड किया गया? इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर फिर इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है 11th, जहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट की बात की गई है। ट्रिब्यूनल्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 14A, फिर 15 में इलेक्शन की बात की गई है, 17 में लैंग्वेज की बात की गई है, 18 में इमरजेंसी की बात की गई है। जो मैंने टिक लगाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर इनके सामने जो आर्टिकल्स दिए गए हैं ये भी आप याद रखिएगा, इनकी रेंज क्या है, किन आर्टिकल से किन आर्टिकल तक इनके बारे में बताया गया है, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में इस तरीके से आपसे पूछ ले। यहाँ पर आपको 243 दे दे और दूसरी तरफ आपको दे दे 243ZG, तो आपको लगेगा पंचायत, हाँ तो आप टिक लगा के आ जाएंगे 243 याद करके, लेकिन आप याद रखेंगे 243O तक आपका पंचायत की बात की गई है। फिर P से ZG ये जो आपका पूरा आर्टिकल्स है ये आपका म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 18वां प्रश्न है। 18वें प्रश्न को ध्यान से देखिए। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुने। आपको असत्य कथन चुनना है, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट। इसको जरूर देख लिया करिए, क्योंकि मैं कई बार गलती करती हूँ, फॉल्स को ट्रू ध्यान नहीं देती, ट्रू को फॉल्स नहीं ध्यान देती, ठीक है, तो आप इस पे जरूर ध्यान दिया करिए। फॉल्स लिखा है कि ट्रू दिया गया है। BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। आप सभी को पता है जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था तो BN राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर की तरह अपॉइंट किया गया था, संवैधानिक सलाहकार की तरह। एकदम सही है ये। दूसरा जो आपको दिया गया है वो क्या दिया गया है? HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था, सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का। ये भी आपका एकदम सही है। तो यहाँ पर आपके दोनों ही ऑप्शन सही है। पूछा गया है फॉल्स, इस वजह से सही उत्तर क्या होगा? डी होगा, नीदर 1 नॉर 2। याद रखिएगा क्लास। अच्छा, कभी आपसे पूछे कि संविधान सभा के लिए किस जानवर का चिन्ह प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, तो हाथी के चिन्ह को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था संविधान सभा के लिए। BN राव को हमने बता दिया। BN राव को आप याद रखेंगे, ये आपके कानूनी सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक सलाहकार थे आपके, ठीक है, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे ये। और जो आपके अयंगर थे वो क्या थे? वो संविधान सभा के सचिव थे। चलिए 19 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकारों को और यहाँ पे और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? ठीक है, यहाँ पे जो कंपनी को जो प्रिविलेज दिया गया था ट्रेडिंग का, वो और 20 वर्षों के लिए किस चार्टर एक्ट के थ्रू बढ़ाया गया, ये पूछा गया है। अब क्लास याद रखिएगा 1813 और 1833 आते आते जो प्रिविलेजेस कंपनी को दिए गए थे ईस्ट इंडियन कंपनी को, ये प्रिविलेजेस कम कर दिए गए, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, इसको घटाना शुरू कर दिया गया। तो अब आप ये 20-20 साल पे ये चार्टर आता था, ठीक है, अब आप इसमें से -20 करिए तो ये 1793 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको पता होगा 1813 तक आते आते जो कंपनी को जो ट्रेडिंग प्रिविलेजेस दिए गए थे वो कम कर दिए गए, तो इसका मतलब इसके 20 साल पूर्व जो प्रिविलेज थे उसको बढ़ाया गया रहा होगा, तो 1793 है इसका आंसर, ठीक है। 1813 में क्या किया गया था? बोला गया था जो ट्रेडिंग है
एज अ ट्रेडिंग कंपनी। अब उसका हम जो ओनली ट्रेडिंग कंपनी जो ईस्ट इंडियन कंपनी है वो अधिकार अब हम ले रहे हैं। खाली टी और चाइना में अभी इसकी मोनोपोली है, ठीक है। मोनोपोली मतलब एकमात्र जो कंपनी है यहाँ पे ट्रेड कर सकती है टी पे और चाइना में, और इसको भी आगे चल के 1833 में खत्म कर दिया गया था। तो यहाँ पर एक्सटेंड करने की बात की गई है, तो 1793 आप याद रखिएगा। आपको समझ में आया होगा जो मैंने बताया है, किस तरीके से आपको याद रखना है क्लास, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर आप ये चीज जरूर याद रखेंगे जो कि 1813 में मैंने आपको बताया है कि जो प्रिविलेज था, अब धीमे धीमे जो कंपनी को जो प्रिविलेज दिया गया था वो खत्म किया जा रहा था, ठीक है। जो मोनोपोली थी वो खत्म की जा रही थी, बस खाली अब मोनोपोली किस चीज के लिए बची थी? चाय के लिए और चाइना में ट्रेडिंग के लिए, और सारी मोनोपोली खत्म कर दी गई थी। और आगे चल के 1833 में 20 साल बाद इसको चाइना और टी में जो मोनोपोली दी गई थी वो भी खत्म कर दी गई थी। चलिए 20वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। 20वां प्रश्न देखिए क्लास, 20वां प्रश्न क्या दिया गया है, एक बार इसको ध्यान से पढ़िए। किस संविधान संशोधन द्वारा दादर एवं नागर हवेली को संघ शासित प्रदेश बना दिया गया था? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू? तो ये मैं आपको बता दूं, ये आपका इसका सही उत्तर जो है वो आपका सी है, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 10वां जो संविधान संशोधन था 1961 में, ठीक है, इसके द्वारा दादर एवं नागर हवेली को संघ शासित प्रदेश बना दिया गया था। ये चीज आप याद रखिएगा। और अभी आपको पता है वर्तमान में दादर एवं नागर हवेली को दमन एवं दीव के साथ मिलाकर एक संघ शासित प्रदेश बना दिया गया है। ये चीज आप याद रखिएगा। यहाँ पर अगर हम 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, 14वें की, तो 14वें संविधान संशोधन द्वारा या 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1962 में पौंडीचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था, जिसको कि पौंडीचेरी को पुंडुचेरी अब हम कहते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। इसी तरीके से अगर हम 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो ये आपका लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसमें कि कोंकण, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, ठीक है, मणिपुरी और नेपाली को संविधान के 8वीं सूची में शामिल कर दिया गया था, 8th शेड्यूल में। ये चीज याद रखिएगा। चलिए सारे पॉइंट्स हमने रिवाइज कर लिए। 21st को अब हम देखते हैं। ये विदेश स्रोत दिए गए हैं, प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, हमने कहाँ से कौन से प्रोविजन को लिया है? यूनाइटेड स्टेट्स से हमने सिंगल सिटीजनशिप को लिया है, अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट को लिया है, कनाडा से हमने जॉइंट मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट को लिया है, साउथ अफ्रीका से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लिया। नॉट मैच लिखा है, तो मैं आपको बता दूं ब्रिटेन से एक नागरिकता ली है, एकदम सही है। मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें, अमेरिका से लिया है, ठीक है, एकदम सही है। फिर कनाडा से संसद की संयुक्त बैठक, एकदम सही है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये आपका गलत है। संविधान, एक मिनट क्लास, ये सही है। साउथ अफ्रीका ये सही है। अगर हम संसद की संयुक्त बैठक की बात करें, ये ज्वाइंट मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये आपका गलत है। ज्वाइंट मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ज्वाइंट सेटिंग, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया संयुक्त बैठक का प्रावधान, कनाडा से नहीं लिया है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका से लिया है, एकदम सही है। इमरजेंसी अगर आपसे पूछे कहां से लिया है? जर्मनी से लिया है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी आपसे पूछे कहां से लिया है? यूएसएसआर से लिया है। सब याद रखिएगा ये सब, ठीक है। चलिए आयरलैंड दिया रहेगा आपको यहाँ पर डीपीएसपी पे ज्यादातर, तो आप ये याद रखिएगा। चलिए इतनी चीजें हो गई। 22वां प्रश्न हम देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुने। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की गई है और आपसे बोला गया फॉल्स स्टेटमेंट चुनने को। यह ब्रह्मांड में पदार्थ के किन्हीं दो टुकड़ों के बीच में कार्य करता है, ठीक है। जब भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो सही बात है, ये दो पदार्थों के बीच में वर्क करेगा।
अब सेब है पेड़ पे, बैठे हुए थे न्यूटन बैठे हुए थे यहाँ पर, सेब गिरा पेड़ में से तो नीचे गिरा। न्यूटन ने कहा क्यों नीचे गिरा, ऊपर क्यों नहीं उड़ा? तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी हमें खींच रही है। हम लोग अर्थ पे हैं, उड़ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं उड़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी है। मून पे जाओगे तो ऐसे ऐसे उड़ोगे, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, यहाँ पे चिपके हुए सरफेस से, ग्रेविटी की वजह से। अच्छा, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स, नहीं, ग्रेविटी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स यूनिवर्स में नहीं है। अगर हम प्राकृतिक मौलिक फंडामेंटल जो आपके जो फंडामेंटल फोर्स की बात करें तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपका क्या है? न्यूक्लियर फोर्स है ना। एक न्यूक्लियर बम गिरा दो, सब उड़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? फॉल्स पूछा है क्लास, इस वजह से उत्तर बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, प्रकृति के 3 मौलिक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, परमाणु बल और विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात की गई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इनमें सबसे मजबूत कौन सा है? नाभिकीय बल है, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी की हम बात करें। और जबकि सबसे कमजोर कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। 23rd को अब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से संसर्जक बल का मान सबसे अधिक होता है। कोहेसिव फोर्स की बात की गई है और बोला गया कोहेसिव फोर्स सबसे ज्यादा किस में होता है? तो द्रव्य में, गैस में, ठोस में या फिर नन ऑफ दीज? तो सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, सी आपका 23rd का सी हो जाएगा। अब देखिए क्लास, 2 तरीके के फोर्स में स्टूडेंट ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो है कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप, अगर आप एक पेपर लिए हैं, ठीक है, पेपर, और पेपर में आपने गोंद लगाया, गोंद के ऊपर आपने कुछ और चिपका दिया, पेपर पे हमने एक और पेपर में हमने गोंद लगाकर इसको हमने दीवार पे चिपका दिया, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो एडिसिव फोर्स होगा। ठीक है, जो एडिसिव फोर्स होता है ना, ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पर मतलब जिस फोर्स से हम 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स, ये तो मैंने बस आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कोहेसिव और एडिसिव में जब भी एडिसिव फोर्स की बात होती है तो यहाँ पे याद रखिएगा, एडिसिव फोर्स 2 डिफरेंट मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर सा डायग्राम बनाया, एक नीले कलर का मॉलिक्यूल है, एक हरे कलर का मॉलिक्यूल है। तो 2 डिफरेंट तरीके के मॉलिक्यूल्स के बीच में जब एक फोर्स लगता है, जब एक चिपक ना टाइप का फोर्स लगता है, तो उसको हम एडिसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, और यही जब सेम तरीके के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, ठीक है, एक फोर्स लगता है, तो उसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। बस इस तरीके से याद रखिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, जब एक ही पदार्थ के जो अणु हैं उनके बीच में कोई आकर्षण बल लग रहा है, तो उसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, जब 2 अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच में फोर्स लगता है तो उसको हम एडिसिव फोर्स कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला अब हम देखते हैं 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन न्यूक्लियॉन। ठीक है, क्या पूछा गया है? न्यूक्लियॉन में निम्नलिखित में से किन किन घटकों को शामिल किया जाता है? विच आर नॉट इंक्लूडेड, नहीं, विच आर इंक्लूडेड इन न्यूक्लियॉन। तो ये इसका उत्तर आप सभी को पता होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, 24th का ए आपका सही उत्तर है। 25th देखते हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुने। यहाँ पर आपका WBC की बात की गई है, व्हाइट ब्लड सेल की बात की गई है। ठीक है, और यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, इनको अवर्णी कणिकाएं कहा जाता है। दे आर कॉल्ड नॉन पिगमेंटेड ग्रैन्यूल्स, नॉन पिगमेंटेड सेल का इसको ग्रैन्यूल्स। ये शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती है, इट कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड। तो मैं आपको बता दूं, जो व्हाइट ब्लड सेल होती है इनका कोई कलर नहीं होता, दे आर नॉन पिगमेंटेड, ये एकदम सही है। जब हम आरबीसी की बात करते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल, तो इनका रेड कलर होता है, हीमोग्लोबिन का आपका रेड होता है, ये चीज याद रखिएगा। तो पहला ऑप्शन तो आपका सही है, लेकिन दे कैरी ऑक्सीजन इन द ब्लड नहीं,
ये ऑक्सीजन नहीं, मेनली जो WBC होते हैं वो इम्यूनिटी बढ़ाने के काम आते हैं। यहाँ पर आपका ए जो होगा वो आपका सही है। 1 मिनट में देख लूँ, करेक्ट पूछा है इस वजह से ए सही है। अगर आपका इनकरेक्ट होता तो बी ऑप्शन हो जाता। तो 25वें का ए आपका सही है। अब देखिए क्लास, ये जो है ये आपका आरबीसी है। जो आरबीसी होता है ना, इनका जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है जैसा कि ड्रॉ है। इस शेप को हम कहते हैं बाई कॉन्केव डिस्क शेप। ठीक है, पेपर में अगर पूछेगा तो बाई कॉन्केव डिस्क शेप इनका होता है आरबीसी का, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण इसका जो कलर होता है वो लाल होता है, रेड आपको दिख रहा है, लाल कलर होता है। लेकिन जो WBC होते हैं ये कलरलेस होते हैं, इनमें किसी भी तरीके का पिगमेंट नहीं होता है। ये चीज आप याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। आरबीसी की अगर हम बात करें, इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो 120 दिन की होती है, मतलब 120 दिन इनका जीवन काल होता है। WBC की बात करें तो 12 से 20 दिन में। ठीक है, ये आपके बनते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, बनते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। आरबीसी जो होता है वो ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट में जो इट कैरीज ऑक्सीजन, आरबीसी, ये आरबीसी का काम है। ठीक है, और जब हम WBC की बात करते हैं तो ये एंटीबॉडी जनरेट करता है, इम्यूनिटी के लिए यूज होता है। ठीक है, जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, जो माइक्रोब्स होते हैं उनके अगेंस्ट लड़ाई करता है, एंटीबॉडी जनरेट करता है WBC। आरबीसी दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये चीज याद रखिएगा आप जो भी मैं बता रही हूँ। और आरबीसीज आर कॉल्ड एथ्रोसाइट, ये याद रखिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में इनको एथ्रोसाइट कहते हैं, इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। पेपर में हो सकता है आपसे पूछ ले WBC आर कॉल्ड एथ्रोसाइट, तो याद रखिएगा नहीं, WBC को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं और आरबीसी को हम एथ्रोसाइट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही हूँ, जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। आरबीसी की अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ WBC आर एंटीबॉडीज, मैंने बताया एंटीबॉडीज जनरेट करने के काम आता है ये। ह्यूमन ब्लड की अगर हम बात करें तो 36 से 50% जो ह्यूमन ब्लड होता है वो आपके आरबीसी से मिलकर बना रहता है, और 1% जो होता है वो WBC से का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, बना रहता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एथ्रोपोइसिस, ये याद रखिएगा, और ये ल्यूकोपोइसिस। आप बस ये याद रखिएगा, ल्यूको WBC, ठीक है, एथ्रो आपका आरबीसी। जब आरबीसी कम होता है तो एनीमिया होता है, लो WBC होता है तो कैंसर होता है जिसको ल्यूकोपेनिया कहते हैं। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई। 26 प्रश्न को हम देखते हैं। 26 प्रश्न आपका क्या है, यहां पर देखिए, सार्कोलॉजी, क्या बोला गया, सार्कोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ मसल्स, और दूसरा आपको दिया गया है डिफरेंट डायमेंशन ऑफ द ब्रेन्स आर स्टडीड इन ट्रोपोलॉजी। तो यहां पर क्लास आप याद रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं सार्कोलॉजी की, सार्कोलॉजी पेशियों का अध्ययन करता है, ये आपका सही है। ठीक है, ट्रोपोलॉजी में मस्तिष्क के विभिन्न आयामों का अध्ययन किया जाता है, ये आपका गलत है। मस्तिष्क के विभिन्न आयामों का अध्ययन किसमें किया जाता है, फ्रेनोलॉजी में। फ्रेनोलॉजी स्टडीज द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ द ब्रेन, ये ट्रोपोलॉजी नहीं होगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्या पूछा गया, ट्रू पूछा गया, इस वजह से उत्तर आपका ए हो जाएगा। ए आपका सही उत्तर है। देखिए, फ्रेनोलॉजी लिखा हुआ है यहाँ पर। जब हम ट्रोपोलॉजी की बात करेंगे तो ये ट्रोपोलॉजी एक संयुक्त पोषण दृष्टिकोण के रूप में अच्छे स्वास्थ्य और वजन घटाने के लिए खाद्य पदार्थ के संयोजन का अध्ययन होता है, वो होता है आपका ट्रोपोलॉजी। चलिए, 27 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रजातियों के संरक्षण की कौन सी विधि इन सेतु पद्धति नहीं है। इन सेतु की बात की गई है, कम्युनिटी रिजर्व, बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क या वर्ल्ड हेरिटेज डे। अरे ये तो एकदम कोई मतलब ही नहीं है, इसको हटाओ। इज नॉट इन सेतु। क्लास अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर ये प्रश्न थोड़ा सा अजीब सा बना है, इसको आप ऐसे कैंसिल करिए, इसको आप कैंसिल करिए। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। दो तरीके से हम स्पीसीज को कंजर्व करते हैं, इन सेतु से, एक्स सेतु से। ठीक है, इन सेतु मतलब, इन मतलब
वो जहां पर हैं उनको वहीं पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वो जहां पर उनका घर है, जहां पर वो रह रहे हैं, वहीं पर उनको प्रिजर्व करना, कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना। एक्स मतलब उनको बाहर ले जाके कहीं और कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना। एक्स सेतु में जैसे आपका क्या आ गया, चिड़ियाघर, जू, जू एक्स सेतु है, ठीक है। अब यहां पर देखिए वाइल्ड हेरिटेज डे, तो आपका कुछ है ही नहीं, इसको हटा दो अगर ऑप्शन डी में से। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ये आपका इन सेतु होगा, क्योंकि यहां पर पार्क की बात की गई है, नहीं, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात नहीं की है, पार्क की बात की गई है। हाँ, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका इन सेतु नहीं होगा, ये आपका एक्स सेतु होगा, ठीक है। ये बर्ड सेंचुरी या फिर, अब यहाँ पे इन सेतु की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितनी भी सेंचुरी आपकी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की जब हम बात करते हैं, नेशनल पार्क की बात करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, ये सब आपका इन सेतु, जो स्पीशीज जहां पर है, जहां पर रहते हैं, जहां पर उनका होम है, वहीं पर हम उनको प्रोटेक्ट करें, इन सेतु में आते हैं, ठीक है। जितने भी रिजर्व हैं, नेशनल पार्क हैं, उनकी बात की जा रही है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उनकी बात की जा रही है। जब हम एक्स सेतु की बात करेंगे तो यहाँ पर जू हो जाएगा, ठीक है। जो लैब बने रहते हैं वो आपके एक्स सेतु में होते हैं, तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए, यहाँ पे वन जीव सफारी पार्क आपका होगा, अगर हम देखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को आप कैंसिल ही रहने दीजिए, क्योंकि डी ऑप्शन विश्व विरासत दिवस कुछ होता ही नहीं, इसमें गलत दिया हुआ है। आपको चीजें समझ में आ गई होगी। 28वां प्रश्न अब हम देखते हैं। 28वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन को पृथ्वी द्वितीय शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अर्थ सेकंड समिट की बात की गई है, इस वजह से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जोहानसबर्ग, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अर्थ समिट की बात अगर हम करते कि अर्थ समिट किसको कहा जाता है, तो वो 1992 में कहां पर हुआ था, ब्राजील में रियो दी जेनेरियो में हुआ था अर्थ समिट, ठीक है, जिसको कि हम रियो समिट भी कहते हैं। यहाँ पे जो सेकेंड अर्थ समिट हुआ है वो आपका जोहानसबर्ग समिट को बोला जाता है, ये चीज आप याद रखिएगा। 29 प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन करें। गलत कथन पूछा गया है, और किस चीज से, गोरखपुर क्षेत्र में प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा होती है, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती। अब अगर आप उत्तर प्रदेश का मैप कुछ इस तरीके से देखेंगे तो गोरखपुर इधर साइड में है, ठीक है, ईस्ट में, और मथुरा इधर है वेस्ट में। तो जो बारिश का जो रेनफॉल का जो अमाउंट होता है वो ईस्टर्न इसमें ज्यादा होता है, यहाँ पर ज्यादा वर्षा होती है, और यहाँ तक आते आते ये कम होने लगती है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन आपका सही है। गोरखपुर में हाईएस्ट रेनफॉल होता है, मथुरा रिसीव द लीस्ट रेनफॉल। तो आपका आंसर दोनों ही सही है। यहाँ पे रॉन्ग पूछा गया है, इस वजह से इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना, क्योंकि रॉन्ग पूछा गया है। चलिए, 30वां प्रश्न देखते हैं। 30 प्रश्न को ध्यान से देखिए, यहां पर क्या लिखा है, स्वतंत्रता के पश्चात संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, यूनाइटेड प्रोविंस का। हु बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो गोविंद वल्लभ पंत, ए आपका सही उत्तर है। अगर आपसे पहली महिला मुख्यमंत्री पूछेगा तो सरोजनी नायडू लगाएंगे। चलिए, थर्टी फर्स्ट प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित संग्रहालय व उनके स्थापना के क्रम में कितने युग्म सही सुमेलित हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके संग्रहालय दिए गए हैं, स्थापना दिवस ईयर दिया गया है। तो जब हम मथुरा की बात करते हैं तो ये यूपी स्पेशल का प्रश्न है, 1874 सही है। सारनाथ म्यूजियम 904 सही है। यहाँ पर भारत कला भवन संग्रहालय 1925, ये 1920 होगा, ये गलत है। तो यहाँ पर खाली 2 पेयर आपका सही है, तो यहाँ पर सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब आपको आता हो। ठीक है, इस तरीके का अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो अब क्या किया जाए, सब चीज तो इंसान एग्जाम के लिए नहीं याद करके जा सकता है। लेकिन यूपी स्पेशल का प्रश्न है तो एक बार आप लोग प्लीज इसको देख जरूर लीजिएगा, अगर पेपर में पूछे तो गलत ना हो। 1874, 904, 1920, बुंदेलखंड संग्रहालय 1985, ठीक है। फिर रानी महल संग्रहालय, अबाई मेमोरियल पंचाल संग्रहालय 1975, रानी महल 1971, बाल संग्रहालय 19
57। एक बार देख लीजिएगा, नहीं भी देखेंगे तो अब क्या किया जा सकता है। 32 प्रश्न को देखते हैं। मक्का की खेती सभी ऋतुओं में की जाती है, इसे अनाजों की रानी कहा जाता है। जो मेज इज कल्टिवेटेड इन ऑल द सीजन्स, एकदम सही है। मेज आपको 12 माह, जो आपका मक्का है, भुट्टा है, वो 12 माह हमेशा इसकी खेती की जाती है। इट इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ ग्रेन, ये भी सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इस वजह से सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 33 प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल एक वर्षीय फसल है? ठीक है, 1 ईयर क्रॉप है। वीट, बीटरूट, पीनट, पोटैटो, गेहूं, चुकंदर, मूंगफली, आलू। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो आपका है वीट, जो है वो एक वर्षीय फसल है। ठीक है, उसके बाद पीनट है, पोटैटो है। तो 1 3 4, 1 3 4, सी आपका सही उत्तर है। सी आपका सही उत्तर है। यहां देख लीजिए, वह फसलें जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष से कम समय में पूर्ण करती हैं एक वर्षीय फसल कहलाती हैं, जैसे गेहूं, जौ, धान, सोयाबीन, चना आदि। ठीक है, जिन फसलों का जीवन चक्र 2 साल या इससे कम समय में पूरा होता है उन्हें द्विवर्षीय फसल कहा जाता है। और प्रमुख द्विवर्षीय फसलों में आपका गन्ना, चुकंदर आदि आता है। अब जो इससे भी ज्यादा समय लेती है उनको और बहुवर्षीय कहा जाएगा। 34 को अब हम देखते हैं। ये सेंसस से रिलेटेड प्रश्न है। सेंसस से रिलेटेड 1-2 प्रश्न हम लोग हर टेस्ट में करते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा आपका सेंसस का रिवीजन होता रहे। तो 34 प्रश्न अगर आप देखिए तो यहाँ पर किसके बारे में आज बात की गई है? जनगणना में लिटरेसी की, साक्षरता की बात की गई है। और बोला गया अरेंज द फॉलोइंग स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी रेट। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात की गई है। अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में लिटरेसी रेट हम देखें तो सबसे ज्यादा मिजोरम में है, मिजोरम के बाद त्रिपुरा में है, त्रिपुरा के बाद नागा में है, और नागा के बाद मणि में है। ठीक है, तो यहां पर अब अरेंज करिए तो मिजोरम 3, ठीक है, फिर उसके बाद त्रिपुरा 1, नागा 2 और मणि 4। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 आपका ऑप्शन ए है। ए आपका सही उत्तर है। यहां पर आप देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। और आप सभी को पता है, अगर हम स्टेट्स की बात करें, स्टेट में सबसे ज्यादा लिटरेसी कहां पर है? केरल में है। ठीक है, अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, यूनियन टेरिटरीज की, तो वहां कहां पर सबसे ज्यादा लिटरेसी है? लक्षद्वीप में है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सा है? बिहार है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश मतलब मिनिमम की बात की गई है तो वो दादर नागर हवेली, याद रखिएगा। 35 प्रश्न को अब हम देखते हैं। वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय की जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था? कहां, किस कम्युनिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था पॉपुलेशन में? 2001 और 11 को कंपेयर किया जाए तो इसका सही उत्तर आपका है डी, क्रिश्चियन में। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है 35 का। अगर हम देखें 2001 की तुलना में 2011 में ईसाई समुदाय की जनसंख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था, जबकि हिंदू, बौद्ध और जैन में ऋणात्मक परिवर्तन आया, मतलब माइनस आया, माइनस परिवर्तन आया। ठीक है, मुस्लिम में जनसंख्या की वृद्धि हुई है, ये याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि जनसंख्या की वृद्धि किस समुदाय में हुई थी तो मुस्लिम समुदाय में हुई थी। ठीक है, ऋणात्मक परिवर्तन किस में हुआ था? हिंदू, बौद्ध, जैन में। और जो क्रिश्चियंस थे उसमें आपका कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था, ये चीज याद रखिएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन का ये आखिरी प्रश्न था। होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। जो भी इंफॉर्मेशन आपको क्लास में प्रोवाइड किया जाता है, जो भी नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। भले हर क्लास में हम लोग 35 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, लेकिन इन 35 प्रश्नों के साथ हम कई और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न बने हैं पहले, और पूरी संभावना है कि आने वाले वर्षों में भी यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। आपका दिन मंगलमय हो।